कल ये क्वेश्चन दिया था, हो गया है? सबका आया? ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? और नई क्वांटिटी Q1 कितनी थी? 5। प्राइस कितना था पहले? हाँ, 10। और चेंज होके क्या हुआ? 8। अब यहाँ पे ध्यान दो, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी आपकी 4 है, और जब प्राइस आपका कम हुआ है तो क्वांटिटी आपका बढ़ा है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं P बाई Q से। ये चेंज डेल्टा Q क्या है? Q1 माइनस Q, और डेल्टा P क्या है? P1 माइनस P। तो अगर हम इस चीज को यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, और 8 माइनस 10 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं डेल्टा Q पे आ जाएगा 1, डेल्टा P में आ जाएगा -2। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं P यानी 10 डिवाइडेड बाई Q4। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितना आ जाएगा? आएगा -1.25। इतना ही आ रहा है सबका? आ गया था ना? चलो ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे आया -1.25। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम? -1.25 को आप इंटरप्रेट कैसे करोगे? ये तो वैल्यू आपकी आ गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो ये बेसिकली आपने क्या रिप्रेजेंट किया कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया। आप मैग्नीट्यूड बताते हो ना, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आया। तो यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर में आप क्या कहते हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो अब ये जो कोफिशिएंट है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि अगर 1% प्राइस में चेंज होगा तो उसके वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा? 1.25% से। बात आ रही समझ में कि अगर प्राइस 1% से चेंज हुआ तो क्वांटिटी में 1.25% से चेंज आएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू ये निगेटिव साइन दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स कि अगर 1% से प्राइस बढ़ेगा तो 1.25% से क्वांटिटी घटेगा, और 1% से अगर आपके प्राइसेस घटेगी तो क्वांटिटी 1.25% से क्या होगा? बढ़ेगा। आगे बात समझ में? चलो अब एक और दूसरा सवाल हम करते हैं। दूसरा सवाल लिखो, when price rises from rupees 8 to rupees 10, rupees 8 to rupees 10, the demand falls, the
डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5 यूनिट टू 4 यूनिट्स। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यू की वैल्यू कितनी है? प्राइस दिया है ना, प्राइस से निकाल लो। When price rises from 8 to 10, यानी P हो गया 8 और P1 हो गया 10। डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5 यूनिट टू 4 यूनिट, यानी ये हो गया Q 5 और Q1 हो गया 4। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस, ओरिजिनल या फिर इनिशियल क्वांटिटी एंड ये न्यू क्वांटिटी। फॉर्मूले पे रखो। आया सबका? नहीं आया? अरे P1 माइनस P 10 माइनस 8 2, Q1 माइनस Q 4 माइनस 5 -1 हो गया ना। अब फॉर्मूले पे रखो, क्या दिक्कत है? डेल्टा Q बाई डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई P बाई Q। डेल्टा Q कितना है? ये बेसिकली क्या है? डेल्टा Q है और ये डेल्टा P है। -1 डिवाइडेड बाई 2। P कितना है? 8। Q कितना है? 5। तो 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस पॉइंट यानी 0.8 आ तो रहा है, क्या दिक्कत है? चलो अब इस वाले पहले वाले क्वेश्चन पे एक बार फिर से आओ। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EP इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कैसे निकालते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? तो ये कैसे निकालते हो? Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई Q इंटू 100, ये ऊपर का पार्ट है। नीचे वाले में P1 माइनस P डिवाइडेड बाई P इंटू 100। अब इस हिसाब से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मुझे कैलकुलेट करके बताओ, और फिर दोबारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करके मुझे बताओ। हाँ ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले का निकालो, फिर सेकंड वाले का भी निकालो। Q1 माइनस Q हमें पता है कितना है, 1, और Q की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा? 25%। नीचे वाले पार्ट में आ जाओ। P1 माइनस P -2, P की वैल्यू कितनी है? P कहाँ गया? 8 माइनस 10, ठीक है। 10 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? -20%। अब यहाँ से भी अगर हम फॉर्मूले पे रख के कैलकुलेट करें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितना हो जाएगा? 25%। नीचे परसेंटेज चेंज आया कितना प्राइस में? -20%। अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना आएगा? वही वैल्यू आएगी, -1.25। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा, तो ये आपका वैल्यू निकल गया -1.25। अब इसका भी कैलकुलेट करो। ऊपर में कितना आ जाएगा? Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई Q इंटू 100। तो Q1 माइनस Q कितना है? नीचे देखो, -1,
और Q की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा -20%। -20% प्राइस का निकालो, P1 माइनस P डिवाइडेड बाई P इंटू 100 2 और P कितना है 8 इंटू 100 25%। अब यहां से निकालो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, -20% डिवाइडेड बाई 25%। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी -0.8। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर यहीं से हम डिस्कस करेंगे। इसके पहला पॉइंट है कि जब आप इलास्टिसिटी को इंटरप्रेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो कोफिशिएंट को, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी जो माइनस साइन है ना, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। माइनस साइन यहाँ पे जस्ट एक रिप्रेजेंटेशनल है कि निगेटिव रिलेशनशिप गुड्स के प्राइस में और उसके क्वांटिटी में होती है। बाकी जो चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से क्वांटिटी में, वो हम किससे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये कोफिशिएंट से। तो ठीक इसी तरीके से हम अगले वाले क्वेश्चन में भी हमने एक्सप्लेन किया। तो अब यहाँ पे भी आया 0.8, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं है, इंटरप्रिटेशन में है। बहुत सारे लोग को इंटरप्रेट करने ही नहीं आता है कि जो कोफिशिएंट आया है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे -0.8 आया है, तो हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रेफरेंस में, क्या कहेंगे। जो फॉर्मूला है ना, हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी प्राइस को कैसे डिफाइन करते हैं कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जो वस्तु की कीमत है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसके वजह से क्वांटिटी में कितना आपका चेंज आया, उसी को तो आप इलास्टिसिटी प्राइस कह रहे हो। तो अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट आया है, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो 0.8 का मतलब है कि अगर प्राइस में 1% का चेंज आता है तो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, 0.8% का चेंज आएगा। सारी बात समझ में। वहां पे क्या था कि जब प्राइस में 1% का चेंज आया तो क्वांटिटी में कितना परसेंट का चेंज आया था, 1.25% का। वहां पे प्राइस के कंपैरिजन में जो गुड्स की क्वांटिटी है उसमें ज्यादा परिवर्तन आया था। लेकिन इस केस में क्या है कि प्राइस के कंपैरिजन में गुड्स की जो क्वांटिटी है या फिर डिमांड है उसमें कम चेंज आ रहा है, यानी प्राइस ज्यादा से चेंज हो रहा है लेकिन उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी क्या है, कम से आपका चेंज हो रही है। तो चेंज तो हो रहा है लेकिन दोनों में वेरिएशन है। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस किए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, कि जो एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है, उसमें माइनस साइन को हम इग्नोर करते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करेंगे, आप यहाँ निगेटिव जो साइन है ना उसको इग्नोर कर देंगे। केवल निगेटिव साइन का यहाँ पे जो इसेंस है वो लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए है, या फिर सिंपली हम कहें कि इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। चलो अब ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, ऑलवेज कंसीडर द एब्सोल्यूट वैल्यू। ऑलवेज कंसीडर द एब्सोल्यूट वैल्यू। दूसरा, इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय परसेंटेज चेंज। दो कैलकुलेशन हमने किया था। पहले वाले केस में या फिर क्वेश्चन में
जो कोफिशिएंट आया था वो आया था -1.25 और दूसरे वाले केस में आपका जो कोफिशिएंट आया था वो -0.8 आया था। अब मैं तुम लोगों से पूछूं कि इन दोनों केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी ज़्यादा है? केस 1 और केस 2 दोनों को कंपेयर करो और बताओ कि इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है। कितने लोग बोल रहे हो कि -0.8 ज़्यादा है? सोनम और सुहानी, सिमरन, प्रिंसी, तुम्हारा किधर है तो पता ही नहीं। ठीक है, कितने लोग बोल रहे हो कि -1.25 ज़्यादा है? क्या कंपेयर कर रहे हो तुम लोग? माइनस साइन को इग्नोर कर दो। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन सा है? तो इलास्टिसिटी इसी की ज़्यादा है। समझ रहे हो? हमने कहा कि जब आप इलास्टिसिटी को मेजर करते हो तो ये जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन तो इसलिए है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी इम्पैक्ट कितना आया प्राइस के वजह से क्वांटिटी पे, ये जो वैल्यू है ये बताएगा। तो अब 1.25 0.08 से ज्यादा है, यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से केस 1 में गुड्स की क्वांटिटी में ज्यादा परिवर्तन हुआ है एज कंपेयर टू केस 2। आ गया समझ में? तो कभी भी ऐसे कंपैरिजन आ जाए तो जो माइनस साइन है उसको इग्नोर कर दो और एब्सोल्यूट जो वैल्यू है विदाउट कंसिडरिंग द नेगेटिव साइन या नेगेटिव वैल्यू, हम इसको कंपेयर करो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है। चलो, इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय परसेंटेज चेंज। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं कि परसेंटेज चेंज आपने कैलकुलेट किया तो इलास्टिसिटी वहीं से आप मेजर करते हो। दोनों ही केस को यहाँ पे एक बार फिर से ले लेते हैं। यहाँ पे प्राइस में चेंज कितना आया है? केस 1 में बताओ प्राइस में कितना चेंज आया है? ₹2 का। क्वांटिटी में कितना चेंज आया है? ₹1 का। याद रखना। केस 2 में प्राइस में कितना चेंज आया? ₹2 का। और क्वांटिटी में कितना वेरिएशन आया? 1 यूनिट का। तो अगर देखा जाए तो जो चेंज है दोनों ही केसेज में, यहाँ पे एक क्वांटिटी है और यहाँ पे भी एक ही क्वांटिटी है। क्वांटिटी में तो एक ही यूनिट से चेंज आया ना दोनों केसेज में। प्राइस में देखो यहाँ पे भी ₹2 का ही चेंज आया है, यहाँ पे भी ₹2 का ही चेंज आया है। तो अब मुझे ये बताओ कि दोनों का कोफिशिएंट चेंज क्यों हो गया? समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? प्राइस में ₹2 का चेंज आया दोनों ही केस में, और क्वांटिटी में भी एक ही यूनिट का चेंज आया दोनों ही केसेज में। अब मुझे बताओ कि जो कोफिशिएंट है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है, वो क्यों चेंज हो गई? सेम ही क्वांटिटी में आपका चेंज है ना दोनों ही केसेज में, चाहे प्राइस हो या फिर जो आपका डिमांड हो, सेम मैग्नीट्यूड से चेंज हुआ है ना दोनों। तो फिर कोफिशिएंट क्यों चेंज हुआ? इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय परसेंटेज चेंज। जब आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो इम्पैक्ट देखो बेसिकली हो क्या रहा है। क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज आया है यहाँ पे? 25% का।
यहाँ पे क्वांटिटी में कितना 20% का, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आया है 20% का। यहाँ पे प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आया है 25% का चेंज हो रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि क्वांटिटी आपका भले ही सेम है इन टर्म्स ऑफ चेंज, प्राइस में भले ही आपका सेम अमाउंट से चेंज आया है, लेकिन जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ से एक्चुअल सिनेरियो निकल के आता है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। परसेंटेज के टर्म्स में आपकी वैल्यू बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आपका बेस चेंज हो जा रहा है। बेस का मतलब समझ रहे हो ना, कि जब कैलकुलेट कर रहे हो कि पहले क्वांटिटी क्या थी और बाद की क्वांटिटी क्या हुई, तो आप पहले ओरिजिनल वाले क्वांटिटी पे चेंज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना, या फिर ओरिजिनल वाले प्राइस पे आप चेंज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना। तो ओरिजिनल वाला प्राइस तो आपका दोनों ही केसेज में चेंज हो रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख लो, यहाँ पे जो चेंज है, यहाँ पे P क्या था 8, बेस में 8 है। इस केस में बेस में क्या है 10 है। आया डिफरेंस? क्वांटिटी में देखो बेस में क्या है 4, यहाँ पे बेस में क्या है 5। तो जब बेस चेंज होगा तो आपका परसेंटेज भी चेंज होगा। इसको हम कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय परसेंटेज चेंज, नॉट अफेक्टेड बाय एब्सोल्यूट चेंज। ये जो चेंज है कौन सा है एब्सोल्यूट चेंज है, कितना क्वांटिटी का हुआ और कितना प्राइस का हुआ। लेकिन जब इसको क्या करें कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज के टर्म्स में, तो जाके हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि किसकी जो मैग्नीट्यूड है कितनी है। इसलिए जो दोनों का कोफिशिएंट है वो अलग अलग आ रहा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी में इसके बात को जरूर से ध्यान रखना है। तो वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस और डिमांड, ठीक है। प्राइस और डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड। तो दोनों ही एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे दोनों के कोएफिशिएंट आपके चेंज हो रहे हैं। चलो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका प्राइस के टर्म्स में जो परसेंटेज मेथड है या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड है, दोनों ही हमने कैलकुलेट कर लिया। ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड हम कहते हैं। और ये जो मेथड हमने यूज किया परसेंटेज में कन्वर्ट करके, तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज मेथड, ठीक है। तो परसेंटेज मेथड हो गया और ये वाला आपका है प्रोपोर्शनेट मेथड।